नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम आपके शेयर हमारी राय, जिसमें कि हम आपके सवालों को शामिल करते हैं और अपने साथ जो खास एनालिस्ट होते हैं उनसे आपके सवालों को उन तक पहुंचाते हैं और उनका जवाब आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें और अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करें, उससे पहले एक बार देखते हैं कि इस वक्त बाजार कहाँ है और बाजारों में क्या चल रहा है। फिलहाल निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी 24,500 के आसपास के लेवल पर नजर आ रहा है। करीबन आधे फीसदी की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। सुबह की अगर मैं बात करूं तो ये जो ओपनिंग है वो 24,538 पर हुई थी और फिलहाल 24,555 के लेवल पर निफ्टी नजर आ रहा है। कई बार कोशिश की, बीच में सुबह के वक्त एक बार रिकवरी की कोशिश हुई, निफ्टी ने 24,600 का लेवल इंट्राडे में वापस से छूने की कोशिश की और उस लेवल पर पहुंचने के बाद वापस से हमें गिरावट देखने को मिली, जो कि आप अभी फिलहाल चार्ट्स पर भी देख सकते हैं। यानी कि करीबन 80 पॉइंट्स की गिरावट फिलहाल हमें निफ्टी में नजर आ रही है। निफ्टी बैंक में देखिएगा तो निफ्टी बैंक में भी 57,762 का लेवल है और इस वक्त करीबन आधे फीसदी की गिरावट, 300 अंकों की गिरावट इस बार बैंक निफ्टी में भी है। आज की ओपनिंग 57,882 के पास हुई थी और अभी उन्हीं लेवल्स के आसपास आने की कोशिश बैंक निफ्टी भी कर रहा है। हालांकि निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी की ओपनिंग आज गैप डाउन जरूर हुई थी और बैंक निफ्टी की ओपनिंग भी गैप डाउन ही हुई थी, लेकिन अभी तक वापस कल के लेवल्स हम नहीं टच कर पाए हैं। अभी उसके लेवल्स के नीचे ही कामकाज कर रहे हैं दोनों इंडाइसेस। बाकी इंडाइसेस देखें तो एक बार मिड कैप देखते हैं तो मिड कैप में हल्की खरीदारी दिख रही है। स्मॉल कैप में गिरावट का माहौल जरूर है। इंडिया विक्स अभी भी हाई है, 2.5% की तेजी इंडिया विक्स में हमें नजर आ रही है। इंडाइसेस और देखें तो ऑटो सेक्टर में 1.43% की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। इस वक्त सबसे ज्यादा चलने वाला सेक्टर ऑटो नजर आ रहा है। हालांकि सुबह जब हमने दूसरा शो किया था तो उस वक्त आईटी सेक्टर पे काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा था। उस वक्त आईटी में 2% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही थी। फिलहाल 1% ऊपर आईटी कामकाज कर रहा है और मेटल सेक्टर में अब हल्की खरीदारी नजर आ रही है। मीडिया स्टॉक्स में खरीदारी नजर आ रही है। हालांकि फार्मा आज डाउन है, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, इन दोनों में आज गिरावट देखने को मिल रही है और इसके साथ ही रियलिटी सेक्टर में भी थोड़ी हल्की, बहुत हल्की खरीदारी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अब एक बार अपने मेहमान को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सचिन सर्वदे, मार्केट एक्सपर्ट हैं। जो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरण बिजनेस पर। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो बात करूंगी मैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे इस वक्त क्या कर सकते हैं। कल 600 के ऊपर क्लोजिंग दी, आज कैप डाउन ओपनिंग हुई और दोनों ही इंडाइसेस की क्रूड में हल्की सी बढ़त देखने को जरूर मिली, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा मार्केट पर देखने को अभी फिलहाल तो नहीं मिल रहा। देखना होगा कि अभी डील की जो बातें चल रही है उनका क्या आउटकम निकल के आता है, लेकिन फिलहाल बाजार आपको कैसे लग रहे हैं? बेसिकली अब जो रेंज चल रहा है, ये जो वीकली क्लोज है आज तो वीकली क्लोज बहुत वीक दिखाई दे रहा है। बिकॉज जहाँ पे हमारा वीक चालू हुआ था वहीं पे क्लोज हो रहा है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली डोजी। ठीक है, तो डोजी मतलब इंडिसीशन कैंडल्स है। मैं अभी यही चेक कर रहा था कि जैसे निफ्टी देख लीजिए, आप बैंक निफ्टी देख लीजिए या फिर मिड कैप निफ्टी देख लीजिए, ये तीनों ही इंडाइसिस में डोजी टाइप के क्लोजिंग दिखाई दे रहे हैं ऑन वीकली चार्ट। बट अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज हो रहे हैं वीकली चार्ट पे। सो यहाँ पे हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक काम कर सकते हैं, बट अगर इंडेक्स स्पेसिफिक बात करेंगे तो हमें थोड़ा सा ना सेलिंग प्रेशर ही दिखाई दे रहा है अपर लेवल्स पे। जब स्पेसिफिक हम लोग निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी का जो जनवरी का हाई था और अप्रैल का लो था, उसका अगर हम लोग एक रिट्रेसमेंट निकाल ले तो उसका 61.8% जो रिट्रेसमेंट आ रहा है वो आ रहा था 24,772। अब उस दिन से जो क्लोजिंग आई थी, गलती से जो क्लोजिंग थी जिसमें सब लोग परेशान हो गए थे 3 तारीख को, ठीक है, वो क्लोजिंग एग्जैक्ट वहीं पे जाके क्लोज हुआ है। प्लस वहां पे हमारा 200 एसएमए भी था। सो ठीक है, क्लोजिंग गलती से जो भी थी, बट सेकंड डे आपने देखा वो गैप डाउन हुआ और उसने करेक्ट किया अपने आप को। और वो 2 दिन जो हुए आपके 3 तारीख और 4 तारीख, उसके अंदर ही अभी पूरा जो वीक है वो उसके अंदर ही कामकाज किया बेसिकली, जिसको हम लोग इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं। इसीलिए ये जो आज की जो क्लोजिंग है वो काफी वीक क्लोजिंग दिखाई दे रही है। अब क्या होता है, इतना एक्शन के बाद में जब हमें इस तरीके से क्लोज दिखाई देता है कि जब डोजी बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस कंट्रोलर जो थे, बेसिकली जो बुल्स थे, उनका जो कंट्रोल है मार्केट से लूज हो रहा है। सो ये एक अच्छा क्लोजिंग तो नहीं माना जाता है। अब अभी सिर्फ कंफर्मेशन की वेट कर रहे हैं, तो अगर 24,400 ब्रेक करता है नेक्स्ट वीक तो फिर प्रॉब्लम है। बिल्कुल। चलिए, तो यानी कि मार्केट में अभी भी ये रुझान बहुत अच्छा नज़र तो नहीं आ रहा है। चलिए सर, बिना देर किए अभी पहले सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, फिर बीच में सवाल भी ले लेंगे। सबसे पहले ज्योति जी का सवाल लेते हैं। ज्योति जी पूछ रही हैं केडी ग्रीन इंडस्ट्रीज पर 55 की इनकी बाइंग है, एनबीसीसी पर 113 की बाइंग है, क्या कर सकते हैं? केपी ग्रीन बोला ना? केडी, सॉरी, केडी ग्रीन, केडी ग्रीन, केडी ग्रीन इंडस्ट्रीज। हाँ, ये आई थिंक खाली बीएसई लिस्टेड स्टॉक है।
इसीलिए प्रॉब्लम। ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन है स्टॉक का मेरे हिसाब से, तो ये अभी लोअर हाई लोअर लो कंटिन्यूस बेसिस पे बन रहा है। अगर इनको होल्ड करना है तो एक स्टॉप लॉस दे देता हूँ, बट वो भी इम्पोर्टेंट है 48 का। अगर वो एक बार ब्रेक हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। दूसरा एनबीसीसी है, 113 पर खरीदा हुआ है सर। एनबीसीसी ये भी डाउन ट्रेंड में ही है फिलहाल। इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 90 का। अगर 90 ब्रेक करता है एग्जिट कर दीजिए। संजीव जी का सवाल शामिल करते हैं। संजीव आनंद जी का सवाल है, 6 महीने का व्यू है इनका। आजाद इंजीनियरिंग पर, बायोकॉन पर और जियो फाइनेंशियल, तीनों ही स्टॉक्स पर आपकी राय। बायोकॉन तो ओवरऑल ट्रेंड तो अच्छा है स्टॉक का, और फार्मा में भी हम देख रहे हैं थोड़ा ट्रैक्शन आ रहा है, तो बायोकॉन तो होल्ड कर सकते हैं। बाकी जो दो स्टॉक है मेरे हिसाब से कम 5% का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। अगर वो हिट हो जाता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। बिल्कुल। चलिए अतहर जी का सवाल लेते हैं। ये फ्रेश बाइंग के लिए पूछ रहे हैं सर आपसे कि फ्रेश बाइंग किन स्टॉक्स में कर सकते हैं। इन्होंने कुछ स्टॉक्स के नाम भी लिए, पीटीसी इंडिया, सोलर इंडस्ट्रीज, पूनावाला फिनकॉर्प। पूछ रहे हैं कि इनमें अगर एंट्री करनी हो शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए तो किन लेवल्स पर एंट्री की जा सकती है। एक एक करके स्टॉक बताइएगा। पीटीसी इंडिया। तो पीटीसी इंडिया अच्छा स्टॉक है। अभी इसने अपना ट्रेंड जो है डाउन से अप भी कर दिया है, सो इसमें कर सकते हैं एंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ही सोलर इंडस्ट्रीज और पूनावाला फिनकॉर्प। सोलर इंडस्ट्री का ट्रेंड अच्छा है ऑफकोर्स, ये भी काफी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूनावाला फिनकॉर्प भी सर चार्ट्स पर देखिएगा कैसा लग रहा है। मेरा थोड़ा इंटरनेट लैग कर रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। अच्छा कोई नहीं, चार्ट्स तो ये हम पूना वाला तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। मतलब अभी तीनों जो स्टॉक उसमें रहेगी, पूना वाला को छोड़कर आप बाकी दोनों में एंट्री कर सकते बिल्कुल। तो सर सबसे पहले मैं आपसे पहले यही पूछ लेती हूँ कि फिलहाल आपके रडार पर आज के लिए कौन से स्टॉक्स हैं। देखो जैसे आपने मुझे बताया था कि थोड़ा सा 3 to 6 मंथ्स के व्यू से चाहिए आपको, तो उसके हिसाब से पहला जो स्टॉक मैं देना चाहूंगा वो है ओरो फार्मा। सो ओरो फार्मा जो है इसने अपने मंथली ब्रेकआउट्स दिए हुए हैं, एंड इसका जो टारगेट बनता है वो 1880 का बनता है फर्स्ट टारगेट, एंड 2150 का सेकंड टारगेट बनता है। इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो है 1300 का। सो ये काफ़ी अच्छा मेरे हिसाब से स्टॉक है। सेकंड है नेट वेब करके एक स्टॉक है। उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 4000 रहेगा, एंड फर्स्ट टारगेट है 5250, एंड सेकंड टारगेट रहेगा 6000 रुपीज। बिल्कुल। बहुत सारे स्टॉक्स है जो ना फार्मा में से आ रहे हैं, तो मैं सारे ही फार्मा स्टॉक्स नहीं भी देना चाहूंगा, बट थोड़ा सा बैंकिंग में मुझे एक है ना इंडियन बैंक काफी अच्छा लग रहा है। इंडियन बैंक में 820 के स्टॉप लॉस से 927 एंड 980 के टारगेट्स के लिए हम लोग उसको खरीद सकते हैं। और एक छोटा सा और एक स्टॉक है जो आई थिंक हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को पसंद भी आएगा। वो है एक बेल राइस करके कंपनी है। बेल सो राइज उसका इंडस्ट्रीज। हाँ छोटा सा ही टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, बट ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट है। इसको आप होल्ड भी कर सकते हैं लंबे अवधि के लिए, बट मैं टारगेट्स खाली सेफ्टी के लिए दे रहा हूँ। 254 एंड 266 लेवल से 229 का स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल। चलिए अब और सवाल भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। शुभू जी का सवाल आया है आधार हाउसिंग फाइनेंस पर, 528 पर खरीदा हुआ है इन्होंने आधार हाउसिंग फाइनेंस। कितने में खरीदा आपने बोला? 528। 528 पे खरीदा है। ट्रेंड अभी जस्ट चेंज हो रहा है स्टॉक का, इसमें आप स्टॉप लॉस करके होल्ड कर सकते हो। 484 का स्टॉप लॉस है। जब तक वो सेफ है उसके नीचे नहीं हो रहा है होल्ड कर सकते हैं, बट नया एडिशन मत कीजिए। बिल्कुल। इन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स पूछे हैं सर, दो स्टॉक्स और हैं, जीएमडीसी 680 पर, तेजस नेटवर्क्स 568 पर। इनको पूछ रहे हैं कि इनको एवरेज कर सकते हैं क्या प्राइस लेवल्स पर।
जीएमडीसी ना कंटिन्यूस बेसिस पे जो स्ट्रक्चर है वो चार्ट का मुझे पसंद नहीं है एज ऑफ नाउ। और ना इसका अभी भी देयर इज अ चांस कि वो अपना जो ट्रेंड है चेंज कर दे, तो 548 के नीचे तो उसका ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। तो ऐसे हम्म। लेवल्स पे जहाँ पे अभी वो मेक एंड ब्रेक लेवल्स पे है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है ऑफ कोर्स, बट हम्म। उसके जो स्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा तो दिख नहीं रहा है कि वो अपना पूरा ट्रेंड चेंज कर दे। फिर भी 548 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक जो है वो होल्ड कीजिए, बट नया फ्रेश एडिशन मत कीजिए। ओके, ठीक है। फ्रेश और एडिशन। तेजस बोला ना आपने? जी, तेजस नेटवर्क्स 568 पर है इनके पास। तीनों स्टॉक अभी इनके लॉस में ही है, इसीलिए पूछ रहे हैं कि एवरेज कर लें क्या। तो प्रॉफिट में बहुत कम लोग ही पूछते हैं, लॉस में ही पूछेंगे। तो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 470 का रहेगा। जिस दिन 470 के नीचे क्लोज हो जाएगा, मेरे हिसाब से एक बार सेफ रहेगा कि एग्जिट ही कर लीजिए, क्योंकि वहां से मुझे लगता है कि एक न्यू लो बनने के चांसेस काफी हाई हो जाएंगे स्टॉक के। एंड वो जो लो है वो 290 भी ब्रेक कर देगा इस बार। हम्म। तो बिल्कुल। थोड़ा सा ये स्टॉक को मतलब ऐसा बिना स्टॉप लॉस के तो मत होल्ड कीजिए। ओके, ठीक है। ये फ्रेश एंट्री के लिए भी कुछ स्टॉक्स पूछ रहे हैं। एक तो रिको ऑटो है, और रिको ऑटो या फिर अतुल ऑटो, इन दोनों में से कोई एक स्टॉक अगर आपको पसंद हो, और दूसरा है टाटा केमिकल्स फ्रेश एंट्री के लिए। तो रिकॉर्ड तो अच्छा है आपको, देखो इसमें ट्रेंड भी काफी अच्छा है, स्ट्रक्चर भी अच्छा है, हायर लो बनते जा रहा है। आपको अगर करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो ट्रेंड चेंज लेवल रहेगा वो है 119 का। तो जिस हम्म। दिन भी 119 के नीचे क्लोज होगा वो आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस रहेगा। बाकी आप डिप्स पे भी खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर 10-10 रुपए में उसका अच्छा सपोर्ट है। हम्म। बिल्कुल। और टाटा केमिकल्स पर तो एक और सवाल है, हालांकि टाटा केमिकल्स पर हम अभी देख ही रहे हैं कि टाटा केमिकल्स में क्या करना चाहिए। इसके अलावा और जो स्टॉक्स हैं वो है सर। टाटा केमिकल्स मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है एग्जिट कर देना चाहिए। ये हम्म। स्टॉक ने बीच में अच्छा राइज भी दिखाया था, बट वो अपने 200 एसएमए के आसपास में आके चेंज, उसने वहां पे हैंड्स चेंज किए थे बेसिकली, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो बुल्स है, वो सारे बुल्स का जो जितना भी बाइंग इंटरेस्ट रहता है वो खत्म हो चुका। वहां से सेलिंग इंटरेस्ट काफी हाई आ गया था, और उसके बाद कंटिन्यूस बेस पे लोअर हाई लोअर लो चल रहा है। हम्म। और ट्रेंड भी डाउन है सारे टाइम फ्रेम पे। तो जब क्या होता है कि नाम अच्छा है कंपनी का, नो डाउट है ना, बंद नहीं पड़ेगी, बट क्या होता है ना कि इसमें ना प्रोलॉन्ग पीरियड तक आपका पैसा नहीं बनेगा। और अगर इसका इसी तरीके से प्राइस डाउन होते गया तो आपके जो पोर्टफोलियो में पेन रहेगा ना वो आपसे सहा नहीं जाएगा। तो बेटर है कि बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट में अच्छे, तो उधर शिफ्ट हो सकते हैं। हम्म। मैंने भी कुछ स्टॉक्स बताए, उसमें भी शिफ्ट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो टाटा केमिकल पर जो दूसरा सवाल आया उसका जवाब भी सर ने ऑलरेडी दे दिया है। इनकी बाइंग भी काफ़ी अपर लेवल की है, 762 के लेवल की इनकी बाइंग है। जो दूसरा सवाल आया है, दूसरा इन्हीं का दूसरा काउंटर ले लेते हैं। अथर्व जी का सवाल है, वीएसटी इंडस्ट्रीज 267 पर, एसआरएफ 2900 पर पूछ रहे हैं कि इनके एवरेज किस प्राइस पर करें और टारगेट्स क्या हो सकते हैं शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए, वीएसटी इंडस्ट्रीज और एसआरएफ। वीएसटी। वीएसटी इंडस्ट्रीज। जी, स्क्रीन पर। ये तो ट्रेंड डाउन हो चुका है। इसने बीच में ट्राई कर रहा था अपना जो ट्रेंड है डाउन से अप करने के लिए, उसने ऑलमोस्ट सक्सेस भी कर दिया था, बट स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज कर दिया है। बीच में एक गैप डाउन हुआ था 10 जुलाई को। सो मेरे हिसाब से तो एग्जिट ही कर देना चाहिए स्टॉक को, बिकॉज ये जो रीसेंट लो जो है जहां से इसकी बाइंग आई थी 30 मार्च को अराउंड 200 लेवल से, वो भी इस बार ब्रेक होगा। और ये मतलब 180 150 ये भी लेवल्स आ सकते हैं। तो आई थिंक इसमें तो होप ट्रेडिंग नहीं भी कर, और नया तो बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए स्टॉक में। दूसरा एसआरएफ था सर। ऐसा है। एसआरएफ का भी जो ट्रेंड है वो डाउन ही है। हर बार इसने जितने भी बार पे जो बाउंस आया है वो बाउंस हमेशा ना सेलिंग से ही अकम्पनी हुआ है। अभी जो स्ट्रक्चर पूरा खराब कर दिया है स्टॉक ने, लास्ट 2 दिन में जो बड़ी बड़ी कैंडल्स की सेलिंग दिख रही है 22 जुलाई और 23 जुलाई को, उसने पूरा ट्रेंड चेंज ही कर दिया है। अगेन ये होप ट्रेडिंग ही हो गया, अगर होप करके आप होल्ड कर रहे हो तो, बट इसमें होल्ड तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज ट्रेंड काफी टाइम से डाउन है। ऐसा नहीं कि अभी जस्ट डाउन हुआ है तो होप है वापस से चेंज हो जाए फटाक से, ऐसा तो नहीं होने वाला है। बिल्कुल। सर, आज ऑटो स्टॉक्स काफी अच्छा कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं सुबह से ही। ऑटो पैक में संवर्धन मदरसन ने आज अपना ऑल टाइम हाई भी छुआ है। तो और कौन सा स्टॉक है इस सेक्टर में जो इस वक्त आपको पसंद आती है, उसमें फ्रेश एंट्री इस वक्त ली जा सकती है? मदरसन सुमी जो है, समर्थ मदरसन जो आप बोल रहे हो, वो काफी अच्छा स्टॉक है। उसने आज जो है विथ वॉल्यूम्स जो है ब्रेकआउट दिया हुआ है।
एंड मंथली लेवल्स पे अच्छा ब्रेकआउट है। ये स्टॉक एक्चुअली बहुत चर्चे में है एंड इसका जो टारगेट लेवल्स जो ऊपर में बन रहा है अराउंड, मुझे लगता है कि एक 195 200 लेवल्स आराम से टच कर सकता है। किसी को बाय करना भी होगा तो कर सकते हैं, बट इसका एक ही चैलेंज होगा कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, बिकॉज आज का जो रैली था काफ़ी बड़ी रैली आ चुकी है। सो नीचे में खाली एक ये ध्यान रखिए कि आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। हायर टाइम फ्रेम के चार्ट जो है वो काफ़ी बुलिश दिखा रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड नहीं है इसलिए हम लोग इसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन इसको आप जब भी डिप आ जाए, समझो ना 10-20% का भी डिप आए तो भी डरना नहीं है। ये स्टॉक का जो बड़ा ट्रेंड है वो अप ही है। बिल्कुल। और इसके अलावा कोई और पिक सर इस सेक्टर से आपकी? हीरो मोटो अच्छा लग रहा है क्योंकि हीरो मोटो भी जो मंथली लेवल्स पे है, इसने प्रीवियस मंथ के हाई को क्रॉस किया है और अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो हम लोग बोलते हैं। अभी तक वो चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो बना नहीं है, बट मैं पहले से प्रीएम्प्ट करके बता देता हूँ कि ये कप एंड हैंडल बना रहा है, बट उसका जो ब्रेकआउट लेवल्स है वो 63-90 लेवल्स पे है। बट ऑफकोर्स अगर किसी को प्रीएम्प्ट करके बाय करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 4600 का रख के वो बाय कर सकते हो। ऊपर में बहुत जोरदार टारगेट्स आ रहे हैं। सो मैं फिलहाल वो टारगेट नहीं बताना चाहूंगा बिकॉज पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है। बट एक बार पैटर्न कंफर्म हो जाए तो मेरे हिसाब से कम 10 से 15% तो बहुत आराम से आ जाएगा। बड़ा स्टॉक है, 30 से 35% भी मिल जाएगा। बिल्कुल। और टाइम तो फ्रेम सर? टाइम फ्रेम देखो, जब भी बड़े लॉन्गर टाइम जब लॉन्गर टाइम फ्रेम्स हैं उसमें ब्रेकआउट आते हैं तो आप कम से कम पकड़ के चलिए कि ये हमेशा 1.5 से 2 साल, और बिकॉज एफएनओ स्टॉक है तो ये सीधा ऊपर नहीं जाएंगे, है ना। तो टाइम लग सकता है, बट बिकॉज इतने बड़े स्टॉक्स में इतना बड़ा टारगेट आना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो और अच्छी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली इतना मैंने जो स्टॉप लॉस बताया था 4600 का, वो मेंटेन करके चलना है। बिल्कुल। चलिए सर, अगले सवाल पर भी आते हैं। ये है जिंदल स्टील पर सवाल है। जिंदल स्टील 1255 पर, यूडीआई एसेट मैनेजमेंट 1031 पर है। पूछ रहे हैं इन्हें कहाँ एवरेज कर सकते हैं और शॉर्ट टू मिड टर्म के टारगेट्स क्या हो सकते हैं? तो जिंदल स्टील का ओवरऑल जो लॉन्गर टाइम फ्रेम जो ट्रेंड है वो अप ही है, बट क्या हुआ है ना कि थोड़ा स्लो मूविंग हो चुका है अभी ये स्टॉक बिकॉज ऑफ यूएस डॉलर इंडेक्स। बेसिकली डॉलर इंडेक्स जब तक गिरेगा नहीं, ये स्टील के जितने भी स्टॉक्स है वो शॉर्ट टर्म बाउंस दिखा के वापस से नीचे आ जाएंगे। तो एटलीस्ट एवरेज मत कीजिए, अगर होल्ड है तो होल्ड कीजिए, बिकॉज अभी तक है ना जो डेली ट्रेंड है डाउन हो चुका है और अभी तक अप नहीं हुआ है, वो प्रोसेस में है। बट बिकॉज लॉन्गर टाइम फ्रेम्स अच्छे स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि ये अपना ट्रेंड जो वापस से चेंज कर सकता है डाउन से अप डेली में। सो बट एवरेज के लिए तो फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक